बहुत स्वागत है आपका सॉफ्ट कवर के हिंदी संस्करण में। मैं हूं हिना फातिमा आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसे प्रभात पेपरबैक्स ने जो है प्रिंट किया है। इस किताब का जो है आज हम लॉन्च करने वाले हैं और इस किताब के जो जिन्होंने इस किताब को कंपाइल किया है वो हमारे साथ हैं यादविंदर सिंह संधू। यादविंदर सिंह संधू जी जो हैं उनके बारे में हम तफसील से आपको इनका इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि भगत सिंह जब थे जेल में जब थे तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी और डायरी जब वो जेल से बाहर आए थे और जब उनको हैंग किया जा रहा था तो उन्होंने वो डायरी अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो है हैंड ओवर की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भगत सिंह के ग्रेट ग्रैंडसन यदवीर सिंह संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है यदवीर सिंह जी आपका। धन्यवाद। यादविंदर नाम है मेरा जी और मैं उनके रिश्ते में उनका ग्रैंडसन हूँ भगत सिंह जी का, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आज का। आज जो भगत सिंह की जेल डायरी है उसका हम लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पर द प्रिंट के प्लेटफॉर्म पर। इसका हिंदी संस्करण का हम लॉन्च करेंगे। जी जी ये है बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है और आपको बधाई है, आपने इसको लॉन्च किया आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी जी बहुत बहुत मुबारकबाद हो यादविंदर जी। जी शुक्रिया जी, और आपको भी जी बहुत शुक्रिया। ये भगत सिंह की जेल डायरी है जो उन्होंने अपनी जेल के दौरान लिखी थी और इसमें उनके काफ़ी सारे लेटर्स और उनके एसेज इसमें मौजूद हैं। इसे प्रभात जो पेपरबैक्स है उसने इसको प्रिंट किया है किताब को। काफ़ी सारे सवाल हैं यादविंदर जी आपके लिए। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि इससे पहले भगत सिंह की जो राइटिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग राइटर्स ने भी लिखी हैं और पब्लिक हैं। आपने इस किताब को जब कंपाइल किया तो क्या इमोशंस थे आपके और आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि जो उनकी ओरिजिनल जेल डायरी है वो लोगों के बीच में आनी चाहिए? देखिए फातिमा जी, मेरा सबसे पहला तो ये मानना है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, उनका वंशज है। तो भगत सिंह जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर परिवार के पास है तो मैं तो मानता हूँ वो पूरे हिंदुस्तान के बीच में जानी चाहिए। उनका सबका, हर भारतीय का उनके ऊपर हक है। तो उस नाते जब वो लाहौर जेल में जैसे कैदी होते हैं तो फैमिली मेंबर्स को दस्तावेज मिलते हैं, तो उन दस्तावेजों के रूप में ये ओरिजिनल जेल डायरी एक क्रांति ग्रंथ के रूप में मेरे दादाजी यानी भगत सिंह जी के सगे छोटे भाई कुलबीर सिंह जी, उनको हैंड ओवर ये दस्तावेजों में मिली थी। तो हमारे घर में ये अनमोल धरोहर के रूप में स्थापित है। तो मेरी फादर साहब यानी बाबर सिंह संधू यानी जो सगे भतीजे हुए भगत सिंह जी के, उनका जैसे मैंने बताया थॉट था कि भी ये लोगों के बीच में जानी चाहिए। और इसमें खास चीज हमने क्या रखा है, एक साइड इनका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमने यानी जो उनकी मूल लिपि है उसको भी एक साइड हमने स्कैन किया है और दूसरी तरफ उसका अनुवाद किया है। तो मेन ये बात थी, जैसे आपने खुद अभी बोला कि कई लेखकों ने भगत सिंह जी के ऊपर अपने विचार रखे हैं, तो मेरा मानना ये है कि लेखक जब कोई ना कोई किसी हम टॉपिक पे या किसी हिस्ट्री पे कोई लेखक कुछ लिखता है तो कई बार क्या होता है उसको कोई चीज ज्यादा पसंद आ जाती है तो उसको ज्यादा एलेबोरेट कर देता है, या कोई विषय उसको ज्यादा पसंद नहीं आता या उसको इंटरेस्ट नहीं जगता उसके ऊपर तो उसको थोड़ा कम कर देता है। तो और कहीं ना कहीं लेखक भी अपना नजरिया किसी ना किसी किताब में उसको भी दर्शाता है। किसी भी टॉपिक पे वो जब रिसर्च करता है जो उसका खुद का नजरिया है वो भी हमें उसी किताब में देखने को मिलता है। पर इस किताब के अंदर हमारी खास बात यह है कि इस किताब के लेखक ही भगत सिंह जी हैं, यानी मैं भी एक प्रस्तुत करता हूं और प्रभात प्रकाशन भी एक प्रस्तुत करता है, और इस किताब के लेखक ही शहीद आजम भगत सिंह स्वयं है। और इस तरह की जेल डायरी पहले भी कई बार लोगों ने लेके आए हैं लेखकों के द्वारा। तो उसमें क्या है, ओरिजिनल तो हमारे पास है, इसकी एक माइक्रोचिप कॉपी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में भी एक यादगार के रूप में हमारे परिवार ने दी हुई है। तो लेखक वहां जाते थे तो कोई टॉपिक जो उनको अच्छा लगता था उसको उठा के वो लिख दिया करते थे। और मेरा ये मानना था कि भगत सिंह जी के जो खुद के क्या विचार हैं वो उनके चाहने वालों के पास अनएडिटेड होके जाए और वो खुद फैसला करें वो क्या पढ़ते थे, क्या समझते थे, और भगत सिंह जी से दोस्ती करने में उनको मदद मिले, सच्ची मदद मिले। तो इस नाते हमने धरोहर को देशवासियों के साथ साझा किया। यादविंदर जी, हम लोग भगत सिंह की जब जर्नी देखते हैं काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी प्रेरणा देती है वो सभी लोगों को। लेकिन भगत सिंह के लिए जिस तरह से हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि वो मार्क्स और लेनिन को पढ़ा करते थे जेल के अंदर, और कौन कौन से वो राइटर्स थे जिन्होंने हमेशा भगत सिंह को जो है इंस्पायर किया है और जो देश के लिए जो संघर्ष था उनका उसके लिए उनको जज्बा दिया था?
देखिए, भगत सिंह जी को हम किसी एक विचारधारा या एक लेखक के नजरिए, यानी किसी एक जिसकी उन्होंने किताब पढ़ी उसके दायरे में मेरे हिसाब से नहीं बांध सकते। भगत सिंह जी ने, जैसे अभी आपने कहा लेनिन या कार्ल मार्क्स का जिक्र किया, तो भगत सिंह जी ने विवेकानंद जी को भी पढ़ा। भगत सिंह जी ने वीर सावरकर जी की किताब को भी पढ़ा, हिंदू पातशाही को भी पढ़ा। उसके अलावा भगत सिंह जी ने और जितने सारे क्रांतिकारी हुए उनको पढ़ा। जो कहते हैं आयरलैंड का रेवोल्यूशन है उसको पढ़ा, फ्रेंच का पढ़ा, सुकराता को पढ़ा, एरिस्टोकेट को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, और भी बहुत सारे, रूसो को पढ़ा। तो कहीं सारे, बहुत सारे जो किताबें या जो जो उस समय जो चीजें चलती थी, घटनाक्रम चलता था, उनको पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। तो मेरा मानना यह है कि हम भगत सिंह जी को किसी एक पर्टिकुलर राइटर या कोई पर्टिकुलर हिस्टोरियन या जो उस समय जो महापुरुष हुए, कि उनके एक दायरे में नहीं बांध सकते। भगत सिंह जी जो एक प्रतिमा हम कह सकते हैं, वो कई सारे विचारों को मिला के बनाई गई है। भगत सिंह जी ने बहुत सारी चीजें, आर्य समाज को पढ़ा उन्होंने 1857 क्रांति के कई सारे क्रांतिकारियों को पढ़ा। और जैसे आपने कहा, उनके खुद के लेख भी हमने कई जगह देखने को मिलते हैं जो क्रांतिकारियों के ऊपर उन्होंने लिखे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भगत सिंह जी किसी एक या दो विचारों के नहीं, बहुत सारे विचारों के एक सम्मिलित व्यक्ति हैं। तभी मैंने कहा कि हम पहली बार ये उपराला कर रहे हैं कि जिसमें खुद भगत सिंह क्या सोचते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक जो जेल डायरी कोई और जो हमारे मिलने वाले कुछ लेके आए, तो उसमें क्या है, आप देखेंगे भगत सिंह जी का एक शेर है इस जेल डायरी के अंदर, तो जिसमें उन्होंने उस जेल डायरी के अंदर उसको मेंशन नहीं करा, पर उस शेर में क्या था, परवरदिगार के साथ एक उन्होंने शेर लिखा। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ये जेल डायरी के, यानी भगत सिंह जी की जो मूल जेल डायरी है, उसके पेज नंबर 27 पे रेखांकित है, और हमारी जो ये पब्लिश बुक है उसके 117 नंबर पेज पे है। इसमें भगत सिंह जी ने 3 उर्दू में शेर लिखे हैं। अगर आप जो कुछ मेरे सामने, मैं लेखकों के नाम नहीं लूंगा, वो उनका व्यक्तिगत मानना होगा, पर जो भगत सिंह जी का चाहने वाला मेरे पास लाया तो उसमें ये शेर नहीं थे। तो इसमें एक शेर है, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की इस घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। तो ये उसमें मेंशन नहीं था, यानी कहीं ना कहीं उस टॉपिक को किसी लेखक ने छोड़ा। तो हमने पहली बार अनएडिटेड, जैसे किसी और टॉपिक में, जैसे अगर कोई लेफ्टिस्ट माइंडसेट से कहीं कोई लेखक होगा, मैं ये नहीं कह रहा लेफ्टिस्ट गलत होते हैं ना, मैं कह रहा हूँ राइटिस्ट ही सही होते हैं। कई बार हो सकता है जो उस विचारधारा का लेखक होगा उसको ये चीज नहीं अच्छी लगती होगी या नहीं चाहता होगा सामने आए, या उसका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो उसने इस चीज को नहीं लिखा। ऐसी ही जेल डायरी की और भी कई अंश है जहाँ पे विवेकानंद जी के बारे में आता है, बाल लाल पाल जी के बारे में आता है, बिपिन चंद्र, तो उन सब के बारे में नहीं मिलता था देखने को। तो हमारा ये प्रयास था कि हूबहू, क्योंकि इसमें आप देख भी रहे हैं उनके लेफ्ट साइड पे उनका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, इस तरह से, जैसे अभी बाई चांस जो मैंने पेज खोला चाइल्ड लेबर के ऊपर आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे शायद, हाँ, अब विजन से आ रहा होगा, इसमें आप देखिए उनका खुद है। तो यानी उनका चाहने वाला खुद पढ़ के फैसला कर सकता है कि भगत सिंह जी क्या पढ़ते थे, क्या समझते थे। और आप इस फेज में देखेंगे इस डायरी में वो बढ़ते जा रहे हैं, हर लेखक को पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उनमें से जो अच्छी बातें उनको लगता है कि मेरे देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अच्छी होगी, उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। जी। यादविंदर जी, जिस तरह से हम लोग अभी हाल फिलहाल में देखें कि लोकतंत्र को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, सियासी तबका जो है एक वो कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। भगत सिंह के नज़रिए से अगर देखा जाए, उन्होंने लोकतंत्र का भी अपनी जो जेल डायरी है उसमें जिक्र किया है। भगत सिंह के नज़रिए से लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को किस तरह से देखना चाहिए, और अभी आप लोकतंत्र को किस तरह से देख रहे हैं हमारे देश में जो मौजूद है? देखिए, हमारे देश में जो लोकतंत्र है, बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे देशवासियों को मिला है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जवानियां कुर्बान करी है। आज हमारे पास राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, इस तरह की चीजें हैं। राइट टू हेल्थ पे भी हम लोग अब जा रहे हैं कि हमें चाहे कोई भी योजना के तहत सुविधा मिले हेल्थ सेक्टर में भी। तो इसमें जो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक फ्री हैंड होना चाहिए, जैसे देखिए वो तो बात एक साइंटिफिकली भी प्रूफ है, अगर कुछ लोगों के पास ही ताकत होगी तो वो दूसरों का शोषण करेंगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक साइकोलॉजिकली हर इंसान के अंदर होगा। अगर आज हमारा अगर 100% देश है और उसमें ताकत सिर्फ 10% कुछ घरानों के पास ही है, तो वो 90% का शोषण ही करेंगे। तो उनका कहना था कि स्वतंत्रता या एक अच्छा लोकतंत्र तभी कामयाब होगा जब हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी हो। एक तो ये ना हो कि उनको कोई मैंडेट मिल गया है तो वो सोचे कि हमें 5 साल का या 6 साल का मैंडेट मिल गया, क्योंकि तब उन्होंने 6 साल की भी कल्पना करी है कि 6 साल का मैंडेट मिल जाता अगर किसी
प्रतिनिधि को, तो ये ना सोचे कि भाई अब मैं 6 साल के लिए मुझे बैलेट पेपर में जो मतदान मिल गया है, अब मैं जो चाहे वो करूंगा देश के अंदर, चाहे वो नीति सही हो या गलत हो। तो उन्होंने जो आजकल हम डिस्कशन करते हैं राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए, तो वो उसका समर्थन करते थे कि एक राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए, जनता के पास पैमाना होना चाहिए। अगर 5 साल की सरकार है तो 2.5 साल का, और अगर 6 साल की सरकार है 3 साल का पैमाना होना चाहिए। लोग की इच्छा हो तो अपने प्रतिनिधि को वापस भी बुला सकें। और दूसरा वो चाहते थे कि भाई ताकत में जब तक बहुत ज्यादा मसल पावर, मनी पावर रहेगी सत्ता के अंदर, जैसे आपने खुद जो पेज का भी उल्लेख किया है, 46 पेज है उनकी जेल डायरी का, जिसमें वो कहते हैं कि भाई चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे और जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारी स्तंभ हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर वो पैसों के अधीन ज्यादा झुकते जाएंगे या सत्ता पक्ष उनको दबाता जाएगा तो ये लोकतंत्र नहीं है। और आप इसमें अगर देखेंगे द एम ऑफ लाइफ, उससे उनका लोकतंत्र की कल्पना पूरी हो जाती है। इसी जेल डायरी का 124 पेज है जिसमें भगत सिंह जी का जिंदगी का मकसद हमारे सामने आता है, और ये किसी का नहीं, उनके खुद का लिखा हुआ मकसद है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर। जी बिल्कुल जी। इस जेल डायरी के 124 पेज पे उनका जिंदगी का मकसद उन्होंने लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं जिंदगी का मकसद अब मन पर काबू करना नहीं, बल्कि इसका संपूर्ण विकास करना है। मौत के बाद मुक्ति पाना नहीं, बिल्कुल बल्कि दुनिया में जो है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। सत्य, सुंदर और शिव की खोज ध्यान से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के वास्तविक अनुभवों से करना भी है। सामाजिक प्रगति, अब यहाँ पे आप आ जाइए, जो उनका लोकतंत्र का उनका जो मूल मंत्र था, सामाजिक प्रगति सिर्फ कुछ लोगों की नेकी से नहीं बल्कि अधिक लोगों के नेक बनने से होगी। यानी सिर्फ कुछ लोग ही तरक्की करें और बाकी लोग नीचे ही रहें, तो मेरे ख्याल से उनका कहना है कि सामाजिक प्रगति नहीं हो पाएगी, ये नाइंसाफी होगी। तो बल्कि अधिक लोगों के नेक बनने से होगी। आध्यात्मिक लोकतंत्र अथवा सर्वभूम भाईचारा तभी संभव है जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक यानी इंडस्ट्री, औद्योगिक जीवन में अवसरों की समानता होगी। यानी सबको बराबर का चांस मिलेगा, मिलेगा, तभी हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र कामयाब है। तो ये उनके खुद के एम ऑफ लाइफ के विचारों से हम जान सकते हैं कि उनका जो मानना था कि हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिले और कुछ की भलाई ना हो, सबकी भलाई हो, तभी हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र कामयाब है। बिल्कुल। यादवेंद्र जी, एक बात और एक और सवाल मेरा आपके लिए यहाँ पर, कि जिस तरह से भगत सिंह का भी आपने मकसद बताया कि उनके जीवन का क्या मकसद था कि सबको बराबरी मिले, हमारे बीच में कई सारे ऐसे संगठन हैं, खुद सरकार के कई सारे ऐसे जो तंत्र हैं कहें तो वो भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है उसको लागू करने के लिए, उनके विचारों पर चलने के लिए बात करती है। तो क्या आप देखते हैं कि जो भगत सिंह के जो विचार हैं वो वाकई ज़मीनी तौर पर जो हैं वो उतारे जा रहे हैं या उनको लागू किया जा रहा है, या संगठन जो है उनके संघर्ष में भगत सिंह के विचारों की जो है वो ठीक से जो है उस पे मार्गदर्शन जो है उस पर चल रहे हैं, या फिर ये अब सिर्फ तकिया कलाम बनकर रह गए हैं उनके लिए? मेरा मानना है शायद तकिया कलाम ही बन के रह गए हैं। अगर शायद हुआ होता तो जो हम सपना देख रहे थे, जो भगत सिंह जी सपना देख रहे थे कि आजादी के बाद सबको बराबरी का हक मिलेगा, सिर्फ सत्ता परिवर्तन उनका मकसद नहीं था, व्यवस्था भी परिवर्तन वो करना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 75 साल में, जैसे मैंने कहा, कुछ हमें अच्छे हक मिले, राइट टू एजुकेशन मिल चुका है, आरटीआई वगैरह आई जैसे, और साथ में अब जो एक वो जो योजना आई है हेल्थ को लेके, आयुष करके जो करके आई है, जो तो उसका भी एक अच्छा स्टेप है सरकारों द्वारा, और वोटिंग का हमें हक मिला है। पर अभी भी मैं कहूंगा कि 1% ही हुआ है जो भगत सिंह जी चाहते थे, और सबको बराबरी के रोजगार मिले और अवसर मिले, तो मैं कहूंगा कि सही मायनों में भगत सिंह जी का जो त्याग था, हमारी राजनीतिक पार्टियां उसको समझ पाई हैं और देश के लिए कुछ कर पाई। भगत सिंह ने एक बहुत ही साइंटिफिक एक आर्टिकल लिखा था, अपना एक लेख लिखा था, वाई एम एन एथीस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके बारे में आजकल हमारे समाज में जो धार्मिक ताना बाना है उसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, उस पर लोगों का काफ़ी विवाद भी है इस बात को लेकर कि उस ताने बाने को कहीं ना कहीं जो है वो तोड़ने की जो है कोशिश की जा रही है समाज के अंदर। आप किस तरह से इसको देखते हैं, और वाई एम एन एथीस्ट जो है उनका लेख भगत सिंह के नज़रिए से आप इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है? देखिए, अगर हम बात भगत सिंह जी की करते हैं, जैसे मैंने कहा, वो किसी एक विचारधारा में बंध के नहीं रहे, बहुत लेखकों को उन्होंने पढ़ा और हर समय अध्ययन करते रहते थे।
तभी हम देखते हैं कि जब भगत सिंह जी के हम कोई भी जीवन काल के उनके जो लिखित चीजें हैं उनको पढ़ते हैं या उनके जीवन काल में जो घटनाक्रम हुए उसमें कहीं पे भी हमें कोई गलती नहीं दिखाई देती। वो गलती इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया। जब कई सारे हम चीजों में अध्ययन करते हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ एक दिमाग वाला नहीं, बहुत सारे दिमागों का एक मिश्रण बन जाता है। तो हर परिस्थिति में या कोई सिचुएशन आती है तो वो उसके मुताबिक एक माइंडसेट से नहीं, कई सारे माइंडसेट से वो सोचता है। उसी तरह अगर हम बात करें भगत सिंह जी को, हम ये कह सकते हैं कि वो एक कट्टरता से दूर थे। वो खुले दिमाग के, आपने खुद कहा साइंटिफिक आर्टिकल है, काफी अच्छा उन्होंने लिखा है। पहले उसकी पृष्ठभूमि पे भी जाना होगा कि उन्होंने क्यों लिखा था। गदर आंदोलन के एक कैदी थे रणधीर सिंह जी, उनसे वो मिलना चाहते थे। उनको पता चला वो भी जेल के अंदर है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं मिलना चाहूंगा, भाई आपने अपने बाल कटा लिए, यानी केस कटा लिए सिख धर्म के हिसाब से। तो उन्होंने उनको जवाब दिया था कि मैं सिख धर्म के जो मूल मंत्र है जिसमें अंग अंग कटाने की बात है देश धर्म के लिए, मैं उसका कायल हूँ। दूसरा, जो देश धर्म के ऊपर चलने वाली जो उनकी संस्कृति है, जो परंपरा है, मैं उसका कायल हूँ। मैं किसी भी धर्म का जो मिथ्य होता है उसके अंदर बंध के नहीं रहना चाहता। जो उस समय में कोई मिथ्य बनाया हो किसी भी धर्म का, उनका मतलब था, तो मैं उसमें बंध के नहीं रहना चाहता। अगर हम वो आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो कर्म के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हम किसी भी धर्म से आते हो, चाहे हिंदू धर्म हो, वो भी कहता है कर्म करेगा तभी फल मिलेगा। हम मुस्लिम धर्म की बात करें, उसमें भी ये लिखा है कि आपको काम करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा आपका रिज़्क जिसे कहते हैं। हम सिख धर्म की बात करें, वो भी कीर्त करने को लोग कहता है, अपना कीर्त करोगे तभी कमाओगे अपनी कीर्ति से। उसी तरह हर धर्म यही कहता है कि कर्म करें। तो उसमें भी उनका मेन सारांश या जो मेन मकसद था कि भाई लोग हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, लोग ये ना कहें कि कोई आएगा और हमें इस पीढ़ियों से आजाद कराएगा। उनका मतलब था कि हमें खुद आगे आना पड़ेगा, खुद अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके माँ भारती आजाद होगी। मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। अगर हम भगत सिंह जी को सिर्फ एक लेख, जैसे मैंने कहा, उसी से उदाहरण ले लें तो बहुत गलत होगा। मैं आपके सामने एक और उनका एक पत्र है जो उन्होंने अपने पिताजी के लिए लिखा था जेल से। भगत सिंह जी ने ये पत्र अपना 26 अप्रैल 1929 को किशन सिंह जी, यानी मेरे परदादा भगत सिंह जी के पिताजी को उन्होंने लिखा। और उस पत्र के अंदर उन्होंने 2 डिमांड करी उनसे। उन्होंने कहा, पिताजी जब आप अगली बार मेरे से मिलने आएंगे तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप एक नेपोलियन की जीवनी और साथ में गीता रहस्य किताब ले आइएगा, यानी गीता की किताब ले आइएगा। ये उनके खुद का लिखित पत्र है। अगर अब ये पत्र शायद हो सकता है जिन्होंने वाई एम एन एथिस्ट, जो उनका एक एस्से था जो इतना साइंटिफिक है, हमें तो वो देखना चाहिए कि एक 23 साल का नौजवान ऐसे विचार रखता है जिसमें वो तर्कों पे बात कर रहा है, तो उसकी सोच के बात कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लेटर शायद कभी बताया नहीं गया कि भगत सिंह जी ने लिखा हुआ है, जो उनका खुद का दस्तावेज है। उनके लिखित में वो गीता भी मांग रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वो बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें मांगा करते थे पढ़ने के लिए, जिससे अपना विचार बनाते थे। तो मेरा मानना है वो कर्म पे विश्वास करते थे और कट्टरता से परे थे, दूर थे उससे। भगत सिंह की एक फोटो काफ़ी वायरल आजकल हो रही है और उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। आपने भी पीली पगड़ी पहनी हुई है और इस पीली पगड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो भगत सिंह थे वो अपनी कम उम्र में ही एथिस्ट हो गए थे, और ये जो पिक्चर जो है पीली पगड़ी के साथ जो वायरल की जा रही है वो काफ़ी मॉफ है, वो फेक है। आपको क्या लगता है कि ये जो पीली पगड़ी को लेकर पूरा विवाद हुआ है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और भगत सिंह को जो पीली पगड़ी पहनाई है वो किसने पहनाई है और क्यों पहनाई है? इसमें पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर मैं कहूंगा वो कर्म को मानते थे जो हर धर्म का सारांश है। और उनकी जेल डायरी में उन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड दैट कंसर्न्स मी, यानी मैं एक मनुष्य हूँ और ऐसी कोई भी चीज जो मानवता को हानि पहुंचाती है मुझे वो चिंतित करती है, मेरा उससे मतलब है। तो उनकी जेल डायरी का, जैसे मैंने बताया, 4-5 शब्दों में ही एक स्वरूप आ गया। हर धर्म का, जैसे एक अगर हम कहें कि हर धर्म क्या सिखाता है, एक शब्द में बोलना हो तो सत्य की बात करता है, त्याग की बात करता है। उसी तरह इस जेल डायरी में जो उन्होंने बताया कि आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड, उनके इस क्रांति ग्रंथ को हम उसमें भी स्वरूप में ले सकते हैं। दूसरी बात आती है ये रंग की। देखिए, ये बसंती रंग है ना, और बसंती रंग एक त्याग का प्रतीक है हमारे देश के अंदर। अब भगत सिंह जी ने ये रंग पहना था नहीं पहना था, इसको कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। पर उनके साथ एक गीत है जिसको वो गुनगुनाते थे, उसको हर हिंदुस्तानी कह सकता है,
उसको हर हमारा परिवार का सदस्य कह सकता है। उनके क्रांतिकारी साथी जो बाद में जीवित रहे थे, उन्होंने अपनी किताबों में लेख लिखा और उसमें रेखांकित किया, और वो गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। तो उस बसंती रंग का ये प्रतीक है, त्याग और बलिदान का ये प्रतीक रंग है। तो मेरा मानना है भगत सिंह जी चाहे पीली पगड़ी में हो, भगत सिंह जी का कोई फोटो हैट के अंदर हो, भगत सिंह जी का कोई चित्र लाल पगड़ी के अंदर हो, या भगत सिंह जी बेड़ियों के अंदर बैठे हो, भगत सिंह रहेंगे। यानी वो एक नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले एक प्रतीक के रूप में रहेंगे, एक सोच के रूप में रहेंगे, देश से प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में रहेंगे, धर्म जात पात से ऊपर रहेंगे। तो मेरा मानना है कि रंगों की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। रंग का मैंने आपको जस्टिफिकेशन जो बताया है वो यही है कि ये बलिदान का रंग, ये त्याग का रंग है, और भगत सिंह इक्वल टू त्याग ही है, भगत सिंह जी इक्वल टू राजभक्ति ही है। तो उससे ये रंग कैसे अलग कर सकते हैं? और साइंटिफिकली और टेक्निकली और लॉजिकली, जैसे मैंने कहा कि परिवार के लोगों द्वारा जो बताई गई बातें हैं, जो आजादी के बाद हमें किताबों में मिलती है, उनके क्रांतिकारी साथियों द्वारा जो लिखी हुई बातें, शिव वर्मा जी जो बाद में आजाद हिंदुस्तान में रहे, जयदेव गुप्त जी रहे, उन सबने जो लेखों में अपने लिखा है, या उन्होंने जेल के जो दृश्य उस समय के बताए हैं कि भाई जेल की दीवार पे वो ये गीत लिखा करते थे, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये तराना है कि मेरा रंग दे बसंती, तो जिनको वो बहुत पसंद करते थे और गाते थे। तो मेरा मतलब रंगों में नहीं उलझना चाहिए, ये एक त्याग का रंग है। मेन बात है कि लोग भगत सिंह जी से जुड़े, और खास तौर की यूथ भगत सिंह जी से दोस्ती करे, और भगत सिंह जी से दोस्ती करेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, और यूथ के अंदर एक जिम्मेवारी आएगी। और जो 70 ईयर्स से हम लोग आजाद हिंदुस्तान में दोबारा भगत सिंह ढूंढ रहे हैं, शायद हम बनाने के लिए सफल होंगे। लोगों को डांटे ना, रोके ना, एक पहला कदम होता है उसका इस तरह की पगड़ी बांध के भगत सिंह जी के पास पहुंचने का, उसको जाने दे। जब वो धीरे धीरे जाएगा, तब उनके जो गहराई वाले विचार थे उनसे भी नाता जोड़ेगा, उनसे भी दोस्ती करेगा, उनको डराए ना भगत सिंह से। मेरा कहना मतलब ये है। अभी हाल फिलहाल में हमने चुनाव देखे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब में जो है कुछ सियासी पार्टियों ने भगत सिंह के नाम पर काफ़ी सियासत करने की भी कोशिश की और उनके नाम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी किया। आपको क्या लगता है कि सरकारें जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हकीकत में भगत सिंह के विचारों को लागू करना चाहते हैं, या फिर उनके जो विचार हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल करके, या भगत सिंह के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक के जो घटनाक्रम हमने देश के अंदर देखे, तो उसमें तो यही लगता है कि एक सिंबल के रूप में वो यूज करते हैं भगत सिंह जी को, क्योंकि भगत सिंह जी का जब हम नाम लेते हैं, यूथ एकदम 1 to 1 कनेक्ट हो जाता है और लोगों में एक जोश का संचार करता है, और लोग उनको प्यार करते हैं, घरों में उनकी फोटो लगाते हैं, अपनी गाड़ी पे लगाते हैं, या कहीं ना कहीं किसी रूप में उनके चित्र अपने पास रखते हैं स्व इच्छा के साथ। तो पॉलिटिशियन हमारे देश के अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखे गए हैं। उसमें ये भी है कि भाई लोगों का कैसे माइंडसेट उन्होंने पकड़ना है या इस्तेमाल करना है। वहां तक तो अच्छा लगता है कि जब वो भगत सिंह जी की बात करते हैं, पर धरातल पे भगत सिंह जी का क्या कहते हैं कि जो सपना है उसको लाने में कमी कर देते हैं, या सेल्फिश हो जाते हैं, या अपने हिडन एजेंडा पे आ जाते हैं, तो बुरा लगता है। तो मुझे अभी तक का तो जो घटनाक्रम देखने को मिला है सियासत का, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं सभी को कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक फोटो ऑप तक हमारे नेताजी रह जाते हैं, पॉलिटिशियन रह जाते हैं, जो उनका मूल उद्देश्य था। यानी कि भगत सिंह का मतलब त्याग है, जैसे मैंने कहा, और पॉलिटिशियन को त्याग करना पड़ेगा, अपनी जरूरतों का त्याग करना पड़ेगा, अपनी पेंशन का त्याग करना पड़ेगा जो इतने इतने सालों तक उनकी चलती रहती है, या जो और जो निजी फायदे वो लेते रहते हैं, हटने के बाद भी, चुने जाने के प्रतिनिधि रहने के बाद भी जो फायदे लेते रहते हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। अब वही मैंने कहा ना, भगत सिंह का मतलब त्याग होता है। अब वो उस त्याग को नहीं पढ़ते या नहीं महसूस करना चाहते, और एक नैरेटिव भी हमारे समाज में चलता है, भगत सिंह तो हो पर पड़ोसी के घर में हो। हम गीतों के रास्ते भी उनको ढूंढते हैं, उससे भी ढूंढते हैं। तो उसी में मैं कहूंगा कि हमारे पॉलिटिशियन भी हैं कि वो चाहते हैं भगत सिंह हो, समाज के अंदर वो नैरेटिव चलाते भी हैं, पर वो त्याग की भावना अपने अंदर नहीं ला पाते। और साथ में अब पंजाब में नई सरकार बनी है, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा वो पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे, जिस उद्देश्य से वो लोग आए हैं या जिस उद्देश्य से पंजाब के लोगों ने उन्हें चुना है, उसको वो साकार करेंगे। और सच में अगर वो भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो धरातल पे भी उसको लाके उनके सपनों का पंजाब या देश बनाने का प्रयास करें। भगत सिंह के जो विचार हैं उनको लागू करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हर एक वर्ग की बात की है, तो उनको लागू करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है फिलहाल? सबसे पहले तो भगत सिंह जी के साथ यूथ को जोड़ना, उनकी दोस्ती कराना है। जैसे मैंने कहा, उनको एकदम ये नहीं बताना भगत सिंह का मतलब फांसी पे चढ़ना है।
उनको डराना नहीं है, उनको भगत सिंह जी के पास लाना है। और भगत सिंह जी इतना बड़ा वैचारिक वो चीज है, जैसे मैंने कहा यूथ उससे ये सीख सकता है, हमारा देश का समाज ये सीखता है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था। यानी भगत सिंह जी ने एक लक्ष्य तय कर लिया था जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हमारे देश में हुआ था। उसके बाद ही जब वो 12 वर्ष की उम्र में थे, लाहौर स्कूल में पढ़ते थे, अपना स्कूल छोड़ के अमृतसर चले गए जलियांवाला बाग। सारा परिवार उनको ढूंढता रहा। शाम को जब वो घर लौटे तो माँ जैसे व्याकुल हुई, माँ विद्यावती, माँ भगत सिंह जी की माता जी, और मेरे परदादी जी ने पंजाब माता भी कहा जाता है। तो स्वाभाविक है, माँ ने कहा बेटा तू सुबह से बाहर गया हुआ था, कुछ खाया कुछ पिया या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं माँ, पहले आप कुछ फूल लेके आई। तो जेब से वो शीशी निकाली जिसमें जलियांवाला बाग के निर्दोष हिंदुस्तानियों का खून मिला हुआ था, उस पर फूल अर्पण किया। और वहीं से उन्होंने ठान लिया कि मैंने इस देश से अंग्रेजों को निकालना है, बाहर करना है, दूर करना है। वहां से उन्होंने छोटी उम्र में ही एक लक्ष्य तय कर लिया था। तो मैं यूथ से भी यही कहूंगा, समाज से भी यही कहूंगा, कुछ भी करना चाहते हो, अच्छा एक लक्ष्य तय करें और किताबों को अपना दोस्त बनाए, उनके साथ पढ़ें और सवाल करना सीखें। इस तरह की करें बातें, और खास तौर की जैसे मैंने कहा सबके लिए बराबरी का हक रखा है, इसके ऊपर वो काम करें, हेल्थ फ्री करें, चाहे कुछ और भी चीजें जिससे समाज का भला हो सके, उसको जोड़ें और अपने रियल हीरोज के साथ उनको जोड़ें। क्योंकि भगत सिंह जी भी जो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी पहले भी हुए थे उनके आने से पहले, उनको जरूर पढ़ा करते थे, उनका जरूर अध्ययन किया करते थे। करतार सिंह सराभा जी का फोटो रखा करते थे। और खास तौर की जो भगत सिंह जी को इन रास्ते में चलने की हिम्मत और विचार मिले, उनको अपनी पीढ़ी से ही मिले। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह जी की, तो एक नहीं 5-5 जनरेशन ने सेक्रीफाइस किया है। भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में जर्नैल हुआ करते थे, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं सेनापति हुआ करते थे, तब उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी, जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, और उनके पिताजी किशन सिंह जी, जो लाला लाजपत राय जी के साथ ताउम्र अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, पूरी उम्र उनकी अंग्रेजों से लड़ते हुए निकल गई। उनके एक चाचा जी स्वरण सिंह, अंग्रेजों ने उनसे लाहौर की जेल के अंदर कोलू के बैल की तरह काम कराया, इतनी यातनाएं दी कि 23 साल में उनका निधन हो गया। कारण क्या था? वो लेख लिखा करते थे अखबारों में। भगत सिंह जी के चाचा जी स्वरण सिंह जी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ लेख लिखते थे, तो अंग्रेज उन्हें मना करते थे, पर उन्होंने कहा मैं सच्चाई है, मैं सच्चाई लिखूंगा। तो इतनी यातनाएं दी, 23 साल में उनका निधन हो गया। उनके चाचा जी अजीत सिंह जी ने पगड़ी संभाल इतना बड़ा नारा दिया था किसानों के लिए, उस समय जो हमारे अंग्रेज आताताई हो गए थे लगान के रूप में, तो इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया क्या क्या किसानों को लामबंद कर दिया, उनको 40 साल का देश निकाला दे दिया। तो जनरेशन वो देखते रहे अपने घर के अंदर ही, वहीं से वो सीखते रहे। तो मैं समाज से यही कहूंगा, सबसे पहले तो अपने घर में भगत सिंह जी या किसी एक क्रांतिकारी शहीद का फोटो लगाएं, ताकि जो हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बने दोबारा से, वो बन सकता है। क्योंकि तब के नौजवान जागे, जागृत हुए, उन्होंने अपनी माँ भारती को आजाद कराने के लिए अपने कंधों में जिम्मेवारी थी, उन्होंने त्याग किया, अपना लहू तक बहा दिया, फांसी का फंदा भी चूम लिया और हमें आजाद करा दिया। तो मैं समाज में और घरों में ये कहूंगा, किसी ना किसी एक क्रांतिकारी शहीद का अपने घर में चित्र लगाए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, बहुत सारे शहीद है, मदन लाल ढींगरा, उनके वो चित्र अपने घर में सबसे पहले लगाना शुरू करें, ताकि आने वाली पीढ़ी पूछा करे कि ये व्यक्ति कौन थे, उसमें एक जिज्ञासा जागे उसके बारे में और उससे जुड़ने के। तो मैं कहूंगा तब हमारा देश अच्छा बन सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यादविंदर जी। एक चीज इसमें और आपको दिखाता हूँ कि बहुत एक्सक्लूसिव हो जाएगा, पहली बार आपके माध्यम से ही जाएगी। भगत सिंह जी की ओरिजिनल जेल डायरी, जिसको हमने इस किताब के अंदर संजोया है, मैं उसके भी दर्शन आपको कराता हूँ, ताकि और लोग समझ जाएंगे कि ये कहीं से नहीं, जो एक क्रांति ग्रंथ में हमारे पास है, जो भगत सिंह जी का, इसके अंदर हम एक संजो के रखते हैं। उस क्रांति ग्रंथ को भी आपको दिखाता हूँ। इसी क्रांति ग्रंथ को मैंने भगत सिंह जी के हर चाहने वाले के सामने लाया हूँ, स्कैन करके, जैसे आप देख रहे हैं उनके मैन्युस्क्रिप्ट को। ये ओरिजिनल जेल डायरी है, जो हूबहू ये वही गत्ता है जो भगत सिंह जी के पास था, ये वही पन्ने हैं जो भगत सिंह जी छुआ करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये उसका पहला कवर भी आता है, हूबहू वैसा ही है सारा कुछ, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वही लाल रंग का जिल्द है, वो सारे कुछ है। तो इसी को किताब को हमने किताब के रूप में इसमें संजोया है। ये उनकी लेखनियां है, इसी को हमने स्कैन करके इसके बीच में लाए हैं। कुछ मिथ्ये नहीं है, ये डायरी जो है हूबहू भगत सिंह जी का वही क्रांति ग्रंथ जो भगत सिंह जी के परिवार के पास है अनमोल धरोहर के रूप में। आज हर आपका प्रभात प्रकाशन के माध्यम से, आज आपके माध्यम से भी और लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको जानेंगे और भगत सिंह जी से दोस्ती करने में सफल रहेंगे।
थैंक यू सो मच यादविंदर जी कि आपने उनके ओरिजिनल डायरी जो है, जो उन्होंने अपने पन्नों पर संजोई थी अपने हाथों से, वो डायरी हमारे जो चैनल है द प्रिंट उसको आपने दिखाया। और ये जो जेल डायरी है, आपने इसमें उन सारे इमोशंस को, सारे इंस्पिरेशन को एक साथ संजोया। ये लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये कंपाइल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बोला। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच।